कैसे हैं बच्चों? आप सबका मेरे YouTube केमिस्ट्री चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। इसके लास्ट क्लास में हम लोगों ने इवेपोरेशन पर चर्चा किया था। आज इसके फैक्टर्स पढ़ेंगे। इसके और एक इम्पोर्टेंट फेनोमेनन पढ़ेंगे, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, क्या कैसे। और उसके बाद और एक चीज जो इसमें पढ़ना है, क्वेश्चंस। 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, क्या कैसे, और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन। एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन डील करेंगे, कुछ बाहर से भी करेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें 4 फैक्टर है मेनली: सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। क्या कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले सरफेस एरिया में इवेपोरेशन बढ़ेगा यदि सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। कैसे? तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हॉट टी सर्व्ड इन कप एंड इन सॉसर प्लेट। सॉसर को प्लेट बोलते हैं दूसरे शब्दों में। तो गर्म चाय को अगर आप कप में सर्व करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा हमको ठंडा करने में। बट सॉसर में, प्लेट में जैसे आप डालेंगे, क्योंकि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो वो तुरंत जो है हीट रिलीज कर देगा और ठंडा हो जाएगा, है ना। तो सरफेस एरिया इसमें बढ़ जाता है, इसलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो बढ़ जाता है। सेकेंड थिंग, जब हम ग्राउंड को पोंछते हैं नीचे, when we mop the ground, तो उसमें क्या होता है, तो जब हम पोछा लगाते हैं तो जो पानी है वो पूरा इवनली स्प्रेड हो जाता है सरफेस पर, जिससे मेरा इवेपोरेशन हाई हो जाता है। क्योंकि पूरे सरफेस पर तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो वहां पर यही फैक्टर काम करता है कि जैसे हम पानी को इवनली स्प्रेड कर दिए पूरे सरफेस पर, तो वो इवेपोरेट होने लगता है, आराम से तुरंत सूख जाता है। तो अब टेम्परेचर पर आता है, जो सेकंड फैक्टर है इसका, कि इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये क्या होता है? तो टेम्परेचर जैसे बढ़ता है, टेम्परेचर मान लीजिए हम बढ़ाएं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा हीट एनर्जी आएगा, गेन करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो भी बढ़ेगा। जैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा टेंडेंसी होगा पार्टिकल्स का कि वो वहां से एस्केप कर जाए, भाग जाए इधर उधर। और जैसे ही टेंडेंसी होगा कि वो भागे, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो लिक्विड पार्टिकल है वो तुरंत वेपोराइज करेगा, दैट इज इवेपोरेट करेगा इसमें बहुत आसानी से। तो इसका मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो इवेपोरेशन भी घट जाएगा। थर्ड है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन। कैसे है? पहले देखते हैं ह्यूमिडिटी है क्या। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। हम लोग जब एयर का कंस्टिट्यूएंट पढ़ते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, तो उसमें क्या पढ़ते हैं कि एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें कि 21% ऑक्सीजन है, 70% नाइट्रोजन है एंड सम अदर गैसेस है। उस सम अदर गैसेस में थोड़ा वाटर वेपर भी होता है। तो ये वही वाटर वेपर है। अब इसमें 2 केस हो सकता है, पहला लो ह्यूमिडिटी, दूसरा हाई ह्यूमिडिटी। लो ह्यूमिडिटी मतलब जब मेरा वाटर वेपर का जो क्वांटिटी है वो कम हो हवा में। जैसे अभी का समय, प्रेजेंट नहीं लीजिएगा, बारिश हो रही है। जनरल में मई जून का जो महीना होता है, अप्रैल मई जून के मिड तक बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और मेरा टेम्परेचर बढ़ता है और हवा बिल्कुल गर्म रहती है। तो उसमें मेरा लो ह्यूमिडिटी होता है, तो मेरा इवेपोरेशन क्या होगा, हाई, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मेरा एग्जांपल के लिए बहुत एग्जांपल लेते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल कि जब हम लोग पसीना हम लोग का निकलता है तो तुरंत सूख भी जाता है। पंखा चलाए, इजिली वो सूख गया। कपड़े सूखने दिए धूप में, सूख गया। हाई ह्यूमिडिटी, लो इवेपोरेशन, जून के मिड के बाद का समय, अगस्त, जुलाई, ये सब मौसम है आपके बारिश का, उसमें ह्यूमिडिटी हाई होती है तो इवेपोरेशन क्या होगा, लो होगा।
दैट इज जो मेरे कपड़े हम सूखने देते हैं हवा में बाहर या मान लीजिए धूप में, तो उतना जल्दी नहीं सूख पाता है जितना आसानी से मेरा मई जून में सूख जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर वाटर ड्रॉपलेट जो है हवा में बहुत ज्यादा मौजूद है, बहुत ज्यादा। अब है नेक्स्ट मेरा विंड स्पीड, हवा का रफ्तार, हवा की रफ्तार, हवा कितनी तेज है, कितनी धीरे चल रही है। तो इवेपोरेशन मेरा बढ़ेगा जैसे ही मेरा विंड स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, कैसे? विंड स्पीड बढ़ेगा तो पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव्स अवे विद विंड। जो वाटर वेपर का जो पार्टिकल्स है हवा के अंदर मौजूद, वो इधर उधर तुरंत मूव करेगा, जिस वजह से मेरा अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिक्रीजेस। जैसे वाटर वेपर का अमाउंट में डिक्रीज करेगा, ये आ जाएगा कंडीशन लो ह्यूमिडिटी, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। तो जैसे कि ये कपड़ा हम फिर से अगर दें, मान लीजिए धूप कम भी है, लेकिन अगर हवा चल रही है तेज नॉर्मल दिनों के कंपैरिजन में, तो मेरा जो भीगा कपड़ा है वो बहुत जल्दी, बहुत आसानी से सूख जाएगा। क्लियर है? इसको आप अच्छे से देख लीजिए, इसमें और भी एग्जांपल्स हैं, इजी एग्जांपल्स हैं। और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसी में, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझिए। देखते हैं, अब हम देखते हैं इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, एक नया फिनोमेना है। तो इसमें क्या हुआ कि जब इवेपोरेशन होता है तो हमें कूलिंग इफेक्ट दिखता है ना। उसके कुछ एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स को डील करके हम समझेंगे। बहुत आसान है कि ये इवेपोरेशन से कूलिंग होता कैसे है। पहले सबसे पहला एग्जांपल, व्हेन वी पुट अ लिटिल पेट्रोल, डिओड्रेंट, एसीटोन भी ऑन आवर पाम। तो क्या होता है, जैसे हम डालते हैं पेट्रोल को या डीओ को तो हमें ठंडक महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है, देखना पड़ेगा। तो इसके पीछे क्या है कि जब भी हम अपने पाम पर पेट्रोल या एसीटोन डालते हैं तो सेकंड में पेट्रोल उड़ जाता है, या मान लीजिए डिओड्रेंट हमें ठंडा लगने लगता है, और हमें हमारे पाम पर क्या होता है, ठंडा फील होता है। ऐसा क्यों कि हमारा पाम जो है वो ठंडा फील करता है, ऐसा क्यों? तो इसके पीछे जो टर्म है वो है इवेपोरेशन रीजन। ऐसा क्यों? तो इसका मतलब जब भी इवेपोरेशन होता है वो आसपास का हीट को ग्रैब करता है। तो जैसे ही पेट्रोल या डीओ हमने डाला तो उसमें तो हीट है नहीं, वो क्या करेगा, हमारे पाम से हीट को चारों तरफ से ग्रैब करेगा और उड़ जाएगा। तो जैसे ही हमारे पाम से उस जगह से हीट घटा तो हम क्या महसूस करेंगे, ठंडक महसूस करेंगे, कूलिंग। तो पेट्रोल जैसे ही हमारे पाम पर हीट लेकर इवेपोरेट हो गया और मेरी पाम क्या हो गई, ठंडी हो गई। तो मैं ये कह सकता हूं कि पेट्रोल या डिओड्रेंट इवेपोरेशन होने पर कूलिंग इफेक्ट शो करता है। ये इसलिए हुआ क्योंकि, अगर फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई सब्सटेंस इवेपोरेट कर रहा होता है तो उसके पास इस सब्सटेंस के बारे में अगर कहें, इसको अपना तो हीट है नहीं, तो वो क्या करेगा, अपने आस पास से हीट को ग्रैब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और उड़ जाएगा। जैसे हीट एब्जॉर्ब हुआ आसपास के इलाके से, वो क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। दूसरा है, वी वियर कॉटन क्लोथ इन समर। ऐसा भी गर्मियों का मौसम चल रहा है, हमने भी कॉटन शर्ट पहना है। ऐसा क्यों? तो अगर इसमें देखें कि समर में हम सभी कॉटन कपड़े पहनते हैं, कॉटन क्लोथ हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब करते हैं बहुत अच्छे से, गुड एब्जॉर्बर होता है, गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। तो उतना अच्छे से वुलन क्लोथ एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब जैसे ही हमें पसीना ज्यादा आता है तो पसीना हमारे बॉडी के सरफेस पर आ जाता है, बॉडी के सरफेस पर, उस वजह से कॉटन क्लोथ उस पसीने को अब्जॉर्ब कर लेता है। देखिएगा आप, शर्ट भीग जाता है, बॉडी सूखी रहती है। जैसे ही कॉटन कपड़े ने उस पसीने को अब्जॉर्ब कर लिया और एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ला दिया, ये भीगा, यहाँ एटमॉस्फेयर का कांटेक्ट है, ठीक है, बॉडी तो अंदर है, कॉटन कपड़े के नीचे है। इस वजह से
वो पसीना इवेपोरेट होने के लिए हीट कहां से लाता है? हमारे बॉडी से। हमारे बॉडी का जो हीट है उसको वो ग्रैब करता है। तो जैसे ही हीट मिला उसको वो इवेपोरेट कर गया और हमारा बॉडी क्या हो गया? ठंडा हो गया, है ना। तो क्लियर। अब नेक्स्ट है वाटर पुट इन द अर्थन पॉट्स इन समर। इससे क्या होता है? वाटर हमारा कूल हो जाता है। हम लोग बहुत लोग यूज करते हैं मटका, है ना। तो मटके में पानी ठंडा कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थन पॉट के अंदर उसके ठीक नीचे, मान लीजिए अर्थन पॉट है, छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं, छिद्र, स्मॉल पोर्स, बहुत छोटे। उस वजह से पानी वहां से कॉन्स्टेंटली इवेपोरेट होते रहता है। वाटर इवेपोरेट्स कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअस। तो जब इवेपोरेशन होगा तो इवेपोरेशन की वजह से अंदर पानी ठंडा हो जाता है। बस यही टर्मिनोलॉजी है। अब एक नया टर्म आता है, या टर्म क्या, अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट कहेंगे कि रेट ऑफ इवेपोरेशन का कंपेरिजन हम करें पेट्रोल, सैनिटाइजर, डीओ। सैनिटाइजर का यूज किया हमने अभी आजकल हम लोग सैनिटाइजर बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। क्या होता है सैनिटाइजर में? जैसे ही आप सैनिटाइजर को डालते हैं हाथ पर, वो जगह ठंडा कर देता है। ऐसा क्यों? तो देखना पड़ेगा ना। तो क्या होगा, सैनिटाइजर या पेट्रोल या डीओ पानी के कंपेरिजन में उड़ जाएगा तुरंत, है ना। तो इस वजह से हमें ठंडक महसूस होती है, लेकिन पानी उतना जल्दी नहीं उड़ पाता है या उतना जल्दी इवेपोरेट नहीं हो पाता है। उड़ता नहीं है, कुछ इवेपोरेट हो जाता है अगर केमिकल टर्म में हम बोले तो। यहां पर सैनिटाइजर का रेट ऑफ वेपराइजेशन या इवेपोरेशन फास्ट है, इसका स्लो है। क्यों? बेसिक रीजन क्या है इसका? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो जिस सब्सटेंस का, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा। क्लियर। अब हम लोग ये चैप्टर आज यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अब इस पर कुछ क्वेश्चन डील करेंगे। आज देखते हैं कहां तक हो पाता है, और अगर आपको उन क्वेश्चन के अलावा भी कुछ डाउट होते हैं उस हमारे वीडियो को देखने के बाद, तो आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ्रीली। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। यहाँ पर 1 मार्क और 2 मार्क है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। जो सिलेक्टेड मुझे लगे बताने चाहिए वही है। आज हम लोग 2 मार्क्स तक डिस्कस करेंगे। कल नेक्स्ट डे हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। 3 मार्क्स और लॉन्ग आंसर क्या क्या हो सकते हैं, हॉट्स क्या क्या हो सकते हैं, इसका चैप्टर खत्म। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन एन इन्फ्लेटेड एयर बलून इज प्रिकल्ड विद पिन? नेम द प्रॉपर्टी ऑफ द गैसेस स्टेट एग्जिबिटेड बाय दिस ऑब्जर्वेशन। तो क्या होता है जब एक बैलून को हम पिन से, उसमें पिन लगाते हैं तो क्या वो फट जाएगा। इसके बाद क्या पूछा, प्रॉपर्टी ऑफ द गैसेस स्टेट। क्या होगा यहाँ? डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन टेक्स प्लेस। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास? तो जब पानी ठंडा होता है तो जैसे पानी हम लोग निकालते हैं फ्रिज से, या जैसे डाला या बोतल के ऊपर भी हमको वाटर ड्रॉपलेट दिखने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? जो वाटर वेपर होता है ना एयर में प्रेजेंट, वो मेरा ठंडा सरफेस के कांटेक्ट में आता है। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर कम्स इन कांटेक्ट विद द सरफेस ऑफ कोल्ड सरफेस ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास, लूजेस एनर्जी। उसका एनर्जी उसका क्या होता है? लूज होने लगता है, और मेरा जो गैस है वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर ड्रॉपलेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स में, कैन ए रबर बैंड चेंज इट्स शेप एंड ऑन स्ट्रेचिंग इज इट सॉलिड? सबसे पहले तो इज इट सॉलिड? यस, ये सॉलिड होगा। क्या रबर बैंड चेंज कर सकता है शेप स्ट्रेच होने पर? हाँ, कर सकता है। तो रबर बैंड मेरा अपना स्ट्रक्चर या शेप ऑन स्ट्रेचिंग चेंज करता है। तो क्यों करता है? फोर्स इज अप्लाइड, हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं,
है ना, फोर्स इज अप्लाइड। बट जब मेरा फोर्स जो है हट जाता है तो दोबारा वो अपना शेप क्या करता है, रिगेन कर लेता है। ठीक है, इट अगेन रिगेन्स इट शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड। और ये टूटता भी है, रबर बैंड मेरा टूटता भी है, ब्रेक भी करता है। कब? जब मेरा फोर्स एक्सेसिव हो, फोर्स इज एक्सेस। जब हम बहुत ज्यादा फोर्स लगा देते हैं तब ये टूट जाता है। इज इट ए सॉलिड? यस इट इज ए सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज बेटर फॉर हीटिंग पर्पस देन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों? पानी को अगर आप उबालें तो उससे ज्यादा अच्छा, अगर 100 डिग्री पर भाप है तो वो ज्यादा अच्छा पर्पस मेरा सर्व करता है, बेटर हीटिंग का। ऐसा क्यों? ऐसा कहा भी जाता है कि अगर गर्म पानी है और गर्म भाप है तो उसमें ज्यादा सीवर बर्न किससे होगा? भाप से होगा। तो एनर्जी जो होता है 1 kg ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 22.6 into 10⁵ जूल। और ये काफी ज्यादा होता है 1 kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस से। इस वजह से मेरा जो हीटिंग पर्पस होता है इससे ज्यादा अच्छा पर्पसली सॉल्व होता है एज कंपेरिजन टू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देखें आज। अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से सिर्फ क्वेश्चन ही डील करेंगे, 3 मार्क्स और हायर मार्क्स के 4 मार्क्स 5 मार्क्स। देखते हैं, अगर हो सकता है तो क्विज करेंगे और कुछ हॉर्स डील करेंगे और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अच्छे से पढ़िए, चीजों को समझ के पढ़िए। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आता है या इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी के भी, तो उसको आप पूछ सकते हैं हमसे डायरेक्टली, कमेंट कीजिए या मेल कीजिए। और ये वीडियो अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे पढ़ सके, सीख सके। आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू, बहुत जल्दी मिलते हैं।